गाइस वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है भैया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मतलब एक तरीके से हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पार्ट होंगे 2। ठीक है, हमारे पार्ट 2 होने वाले हैं इस टॉपिक के। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो भाई पहला पार्ट आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, पहला पार्ट आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो जब हम इसे चालू करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली बात आती है व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो जो एटॉमिक मास होता है ना, वो मास होता है किसी भी एक एटम का। वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा इसलिए भी होता है क्योंकि एटम्स भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। एटम्स बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उनका मास कितना कम होगा। दिमाग लगाने की चीज है, लॉजिकल बात है कि एटम्स बहुत छोटे हैं तो उनका मास भी बहुत ज्यादा छोटा ही होगा। तो आज के टाइम में हम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करते हैं किसको नापने के लिए? एटॉमिक मास को नापने के लिए। वो किससे नापा जाता है? वो एक डिवाइस होती है जिसका नाम आप याद कर लीजिए, मैं आपको बता भी देता हूं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या नाम है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक प्रोसेस होती है, ना कि डिवाइस होती। एक प्रोसेस होती है डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक मासेस को, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेटली भी होता है। तो 19th सेंचुरी में यार ये सब तो था नहीं साइंटिस्ट्स के पास, है ना। तो उस टाइम साइंटिस्ट क्या करते थे? उस टाइम वो एक एटम का मास दूसरे एटम के साथ अटैच करके याद करते थे, जैसा हम अभी देखने वाले हैं, है ना। तो उस टाइम पर क्या था कि जो सबसे छोटा एटम हुआ करता था, है ना, जो सबसे छोटा एटम हुआ करता था उसका मास माना उन लोगों ने 1। उसका मास उन लोगों ने मान लिया, चलो भाई इसका मास 1 है। उसी के बेसिस पर बाकी एटम्स का मास वो लोग निकालने लगे। ठीक है, उसी के बेसिस पर बाकी एटम्स का मास निकालने लगे। तो भाई आज का जो टाइम आया, नया टाइम आया, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन को नहीं माना गया, क्योंकि उस टाइम लाइटेस्ट एटम कौन सा था? हाइड्रोजन था। लेकिन इस टाइम कार्बन 12 एटम के बेस पर एटॉमिक मास को निकाला जाता है, कार्बन 12 के बेसिस पर। ये कब चालू हुआ? 1961 में। कब चालू हुआ? 1961 में। याद कर लीजिए इस डेट को। ठीक है, तो जो कार्बन 12 एटम होता है ये एक आइसोटोप होता है कार्बन का। ये एक आइसोटोप होता है कार्बन का। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मास होता है वो एग्जैक्टली 12 AMU होता है। 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। और इसका जो मास होता है वो एक स्टैंडर्ड देता है बाकी के एटम्स के मासेस के लिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड देता है बाकी के एटम के मासेस के लिए। तो भाई वही टॉपिक कंटिन्यू है। तो अब क्या किया हमने एक वैल्यू निकाली जो कि है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका मास है? ये 1 AMU का मास है। 1 AMU में इतना मास होता है, इतना कम मास होता है। ठीक है, तो जो मास है ना एक हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होगा? जाहिर सी बात है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ये किसने निकाला? ये भी स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा ही निकाला गया। ठीक है, तो इस समय इसको हम AMU में डालना चाहते हैं, AMU के टर्म में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करें? डिवाइड देंगे दोनों का नॉर्मल। इसका डिवाइड इससे देना है, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है एक्यूरेटली 1.0078। तो AMU कितने हो गए? 1.0078। और इसे हम लिख भी सकते हैं 1.0080। ठीक है, लेकिन जनरली अभी भी इसे 1 AMU यानी U ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो मास है वो लगभग 15.995 के अप्रोक्स बैठता है, जिसको हम 16.0 भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज के समय में ये जो AMU है, AMU को हटा करके हम लोग U का इस्तेमाल करने लग गए हैं। U क्या होता है? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। पहले एएमयू लगाया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट।
अब लगाया जाता है यू। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। ठीक है, यू का मतलब यूनिफाइड मास। तो जब एटॉमिक मास एलिमेंट्स के कैलकुलेशन में आते हैं, जब एटॉमिक मास एलिमेंट्स के कैलकुलेशन में आते हैं तो हम एवरेज एटॉमिक मास का यूज करते हैं। अब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है? तो वो ये है, आपके सामने आने वाला है। तो जो मास होते हैं ना, जो मास होते हैं वो नेचुरली अकरिंग करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर। तो एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ये तो आपको पता है। एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो उन आइसोटोप्स में मास भी अलग अलग होता है। हर एक आइसोटोप में अलग अलग मास होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि उन आइसोटोप्स के मास का एवरेज लेते हैं। उन आइसोटोप्स के मास का जो एवरेज आएगा वही एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, उन आइसोटोप्स के मास का जो एवरेज आएगा वही एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर आइसोटोप, रिलेटिव एबोडेंसेस और यूनिफाइड मास दे रखा है। तो जनरली इसमें हम केवल यूनिफाइड मास का ही एवरेज नहीं लेते, करते क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर भी दिखाया गया है, हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है एक्सिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव एविडेंस। ठीक है, परसेंट अकरेंस। ठीक है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो इन दोनों के बेसिस पर हम एवरेज एटॉमिक मास कंप्यूट कर सकते हैं। वो हम देखते हैं अब कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी हमारे पास डाटा था उससे हमारे पास क्या आता है? उससे हमारे पास ये वैल्यू आता है। अभी हम भाई पीछे जाते हैं बिल्कुल यहाँ पर, तो हम देखते हैं भाई रिलेटिव एविडेंस कार्बन 12 का है 98.892। ठीक है, किसमें? परसेंट में है। दिमाग दिया क्या है, किसमें है? वो परसेंट में है। हम परसेंट में नहीं ले सकते, तो इसमें हमने 100 का डिवाइड दे दिया, तो इसका रिलेटिव एविडेंस कितना आ गया? 0.98892। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कार्बन 13 C13 का आ गया 0.01108। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी बढ़ करके हो गया 2 × 10⁻⁻12। और हमारे पास यूनिफाइड मास तो दे ही रखे हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको एक तरीके से रिलेटिव एविडेंस का मल्टीप्लाई हम उसके मास से कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव एविडेंस का मल्टीप्लाई उसके मास से कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही तीनों आइसोटोप्स, जो कार्बन के तीनों आइसोटोप्स हैं, तीनों के साथ यही प्रक्रिया चलाएंगे, यही प्रोसेस करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उन तीनों को फिर हम प्लस कर देंगे, उन तीनों को फिर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, और प्लस करने के बाद हमारा रियल आंसर आ जाएगा। प्लस करने के बाद हमारा रियल आंसर आ जाएगा जो है 12.011 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ऐसे ही हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स का। बाकी के एलिमेंट्स का हम एवरेज एटॉमिक मास इसी के बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर भाई एटॉमिक मासेस दिए गए हैं कुछ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जो पहला मास आता है वो आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1.0 अप्रोक्सीमेटली याद रखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और इन्हें हमें याद रखना ही रखना है। 20 तक तो हमें याद रखने ही रखने हैं। दूसरा आता है हमारा हीलियम एटम, हीलियम के अंदर 4.0। तीसरा आता है भैया हमारा लिथियम, लिथियम के अंदर 6.9। चौथा आता है भैया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर 14.0। और फिर बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर 9.0। और फिर बोरॉन, बोरॉन के अंदर 10.8। ठीक है, फिर कार्बन, कार्बन के अंदर 12.0। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर 16.0। फ्लोरीन के अंदर 19.0 और नियोन के अंदर 20.2 और हमारा सोडियम के अंदर 23.0, मैग्नीशियम के अंदर 24.3, एल्युमिनियम के अंदर 27.0 और हमारा सिलिकॉन के अंदर 28.1 और हमारा फॉस्फोरस के अंदर हमारा 31, सल्फर के अंदर हमारा 32.1, है ना। उसी तरीके से क्लोरीन के अंदर हमारा 35.5 और हमारा आर्गन के अंदर 40.0 और हमारा पोटेशियम के अंदर 39.1 और हमारा कैल्शियम के अंदर 40.1। तो इसको भाई हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से एक
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको मिल सकें, फिर आगे के लिए मिल सकें। और ये 20 के 20 आपको याद होने चाहिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस के फॉर्मूला निकालने में यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने में यूज होते हैं, नॉट फॉर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मास निकालने में यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने में यूज होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको ढंग से याद कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए 20 तक, ठीक है। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो क्या होता है? वो सम होता है एटॉमिक मासेस का। जो एटॉमिक मास होते हैं उनका सम होता है जो एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल के, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एटॉमिक मास प्रेजेंट होता है उसका सम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और ये ऑब्टेन होता है हमें उस एटॉमिक मास को उसके एलिमेंट के नंबर से, उस एटॉमिक मास को उसके एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई करने में। वो कैसे होगा वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो मीथेन का हमें निकालना है, ठीक है। तो मीथेन हमारे सामने आ गया CH4, ठीक है। CH4 तो कार्बन कितना होता है 12.0, 11 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 12.0 प्लस 4 ब्रैकेट 1.0 ब्रैकेट 1.0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्बन का नंबरिंग 1 है, ठीक है। कार्बन इकलौता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगा। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ हो रहा है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा 16.043, ठीक है। 16.043 या फिर हम 12 प्लस 4 ब्रैकेट 1 करके लिखें तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। अब भाई फॉर्मूला मास क्या होता है? तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास नहीं होते, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर नहीं होते, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो ये कैसे होते हैं भाई? ये जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। जनरली सॉलिड होते हैं। और एक बात करी जाए तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के भी होते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से आप दिमाग से याद रखिएगा। फॉर्मूला मास निकाला जाता है ज्यादातर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वाले सब्सटेंसेस का है, बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का ही निकाला जाता है ज्यादातर फॉर्मूला मास, ठीक है। तो भैया सोडियम आयन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव आयन होता है भैया जी क्लोराइड आयन। तो बन गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड 6 आयंस के साथ जुड़ा होता है। वो कैसे होता है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो NaCl का फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर देता है हमारा फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास की जगह पर। फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाएगा मॉलिक्यूलर मास की जगह पर, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हम इस तरीके से उसका फॉर्मूला मास निकालेंगे कि उसका जो मास है ना सोडियम एटम का, उसके साथ हम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ऐड कर देंगे। तो हमारा सोडियम एटम का मास 23.0 और साथ ही साथ क्लोरीन का मास हमारा 35.5। तो इसका आंसर आ गया 58.5। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जो हमारा सोडियम का आयन होता है, बेचारा सोडियम का आयन क्लोरीन से छह तरफ से गिरा होता है ना। एक तो भैया जी चारों दिशाओं से गिरा है, ठीक है। दूसरा भैया एक आगे से गिरा है, एक पीछे से गिरा है। मतलब सोडियम इस तरीके से घिरा होता है, इस तरीके से बनाता है 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर इसी के कारण बनता है। फॉर्मूला मास वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड के होते हैं और वो 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं और उनका फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास की जगह पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की जगह पर। अब बात आती है भैया हमारा दूसरा पार्ट चालू होता है यहाँ पर, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे इस चैप्टर का।
तो इसमें क्या है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, आपको पता है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनका जो नंबर होगा ना किसी सबस्टेंस में, जनरल सी बात है बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बात करता हूं भाई, आपके सामने ये पॉइंट है, आपके सामने ये पॉइंट है, हम कह नहीं सकते इसके अंदर कितना एटम्स हैं, हम कह नहीं सकते इसके अंदर कितने एटम्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर, अगर मैं मान लेता हूं चलो 5 एटम है, तो ये बिल्कुल गड़बड़ है, 5 एटम हो ही नहीं सकते, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस में होंगे, मिलियंस में नहीं बल्कि 10 टू द पावर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। टू हैंडल सच अ लार्ज नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स को हैंडल करने के लिए, इन लार्ज नंबर को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक कन्वीनिएंट मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें 1 दर्जन हो जाए, 1 दर्जन होता है यानी 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन को हम कह सकते हैं 12 आइटम्स हैं तो 1 दर्जन हुआ। स्कोर कह सकते हैं हम 20 आइटम्स हैं तो एक स्कोर हो गया। एक ग्रॉस कह सकते हैं हम 144 आइटम्स हैं तो एक ग्रॉस हो गया। वैसे हम क्या कहें कि एक क्या है कि इतने एटम्स हो गए, एक क्या है कि इतने एटम्स हो गए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या रखा भैया, मोल को लिया। उसके लिए हमने मोल लिया जिसका सिंबल MOL है, जिसका सिंबल MOL है, जो कि भैया एक 7th बेस क्वांटिटी है, किसके लिए, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को नापने के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को नापने के लिए। तो हम अब ये कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी कैसे निकला, ठीक है। तो भैया 1 मोल इज अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसमें कहा गया ये है कि जो हमारा कार्बन 12 का आइसोटोप होता है, हमने जस्ट उसके अंदर थिंक किया कि उसके अंदर 12 ग्राम हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी उसके अंदर 12 ग्राम हमारे क्या है, मोलर मास है उसका, 12 ग्राम हमारा मोलर मास है, हमने ये थिंक किया, ठीक है। तो अब हम 1 मोल का निकालने वाले हैं, ठीक है, 1 मोल का निकालने वाले हैं। और जनरली 12 U ही होता है, 12 यूनिफाइड 12 U ही होता है उसका मास, किसका, कार्बन 12 आइसोटोप का मास 12 U ही होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो एक कार्बन के एटम में कितना मास होता है, एक कार्बन 12 में कितना मास होता है, ठीक है, एक कार्बन 12 में हमारा मास होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23। अब इसका यूज करेंगे हम, अब हम इसका यूज करेंगे क्या निकालने में, मोल की वैल्यू निकालने में। वो कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा कि जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम है उसका डिवाइड हमने 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 में कर दिया, इंटू 10 टू द पावर -23 में कर दिया। तो हमारा आंसर निकल के आया 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक मोल के अंदर हमारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करी जाए कि भैया ये 1 मोल का जो हमारा निकल कर के आया, ये जो हमारा पूरा एक वैल्यू निकल के आया, इसे नाम क्या दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं अवारगाडो कांस्टेंट। क्या कहते हैं, अवारगाडो कांस्टेंट, या फिर इसे एवारगाडो नंबर भी कहते हैं। तो इसे डिनोट कैसे किया जाए, अब ये एक और नया प्रॉब्लम आया कि इसको हम डिनोट कैसे करें। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन, और उसके सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम ए को, ठीक है, एन और ए। तो ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा सिंबल हो गया एवारगाडो कांस्टेंट यानी एवारगाडो नंबर का, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि भैया ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा है, तो इसको हम जीरोज में लिख सकते हैं। तो जीरोज में लिखने के बाद हमें पता चलता है भाई बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर से बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर भैया कुछ एंटिटीज होती हैं,
जो एंटाइटीज होती हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटाइटीज का मतलब क्या है? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एंटाइटीज होती हैं एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम का एक मोल है तो हम कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसके अंदर है। भाई हाइड्रोजन का एक मोल कैसे बनेगा? अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसका 1 मोल बन जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन लेने पर उसका 1 मोल बन जाएगा। ऐसे ही 12 ग्राम कार्बन लेने पर हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन बनना है, ठीक है। उसका मोलर मास से लेना है, ठीक है, मोलर मास से लेना है उसका। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इतने मिल जाएंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों से कह सकते हैं कि एक मोल में हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एक मोल में हमारे इतने एटम्स होते हैं। तो भाई मोल को तो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। मास ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस और द कंसिस्टेंट एंटाइटीज। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें कहना है कि भाई 1 मोल के अंदर कितना मास होगा, 1 मोल के अंदर कितना मास होगा। तो इसी चीज को निकालने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है भाई? जो सब्सटेंस होता है उसका यूनिफाइड मास, उसके यूनिफाइड मास को हम ग्राम में दे देते हैं, उसके एटॉमिक मास को हम ग्राम में दे देते हैं, ठीक है। उसके एटॉमिक मास को हम ग्राम में दे देते हैं, ठीक है। इसी को हम मोलर मास कहते हैं। क्या? कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। तो द मोलर मास इन अ ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यू। तो ये जो मोलर मास होता है ये इक्वल होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह वगैरह से, ठीक है। तो हम बात करें मोलर मास वाटर का कितना है। तो वाटर का मोलर मास भैया हमारा 18.02 ग्राम पर मोल है। तो मोलर मास की हमारी यूनिट्स ग्राम पर मोल हो गई, ठीक है। मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल है। मोलर मास हमारा कार्बन का कितना है? 12.011 ग्राम पर मोल है, ठीक है। 12.011 ग्राम पर मोल है। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आपका मोलर मास और मोल कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिए, ठीक है। दोबारा से वीडियो को चला करके देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।